क्लिपिंग मास्क आपने ऑप्शन देखी होगी। और करता क्या है कि जो आपकी बिलो लेयर जो आपकी होती है उसमें क्लिप कर लेता है अबव लेयर का जो भी कंटेंट होता है। तो ये अगर आप करना चाहो ऑन योर टेक्स्ट यू कैन डू इट। आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। लिखने के बाद अबव लेयर के ऊपर आप इमेज रखो, बिलो लेयर के ऊपर उसको क्लिप करवा सकते हो। तो अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो फोटोशॉप में तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। लाइक आपको यहाँ पे क्लिप करवाना है समथिंग इन दिस टेक्स्ट। टेक्स्ट इज फ्लावर। ये आपने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कुछ क्लिप करवाना हो, लाइक शेप, इमेज, जेपीजी, तो इसको आपने किस तरह क्लिप करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए, वो हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपने फाइल में जाना है और जिस इमेज को आपने क्लिप करना है, तो क्लिप करने के लिए वो इमेज यहाँ से लिस्ट में से ले लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं, तो मैं इस टेक्स्ट के अंदर फ्लावर ही को, ट्रीज ले लो, फ्लावर्स ले लो, एनीथिंग। तो जिस तरह मेरा टेक्स्ट है मैं उसके मुताबिक यहाँ पे फ्लावर्स को इसके इनसाइड पुट करना चाह रहा हूँ। तो ये आपके पास फ्लावर्स, और फ्लावर्स के ऊपर आपने क्लिक किया, प्लेस किया, ये आपका इमेज अबव लेयर के ऊपर आ गया। इस इमेज को आपने बिलो लेयर के अंदर पॉपुलेट करना है। आप इसको साइज करना चाहो साइज कर लो, अगर ऐसे ही रखना है ऐसे भी रख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। आप इसको अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद अगर आप इसी शेप को इसके अंदर क्लिप करना चाह रहे हो, तो ये करने के लिए स्टूडेंट्स लेयर पैनल में जाना है। और लेयर पैनल में आपने एहतियात क्या करनी है कि जिस इमेज को क्लिप करना है वो अबव होना चाहिए, और जिसके इनसाइड क्लिप करना है वो बिलो होना चाहिए। जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हुआ फ्लावर आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको जस्ट इसको मूव ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, मुझे इसके इनसाइड क्लिप करना है। अच्छा, अब आप इसको कैसे करते हो? जिस तरह एक शेप के अंदर आप क्लिप करवाते हो वैसे ही सेम वही है। क्या फ्लावर शेप है? क्या फ्लावर शेप है या टेक्स्ट है? टेक्स्ट है। तो क्या, अगर वालेकुम सलाम, अगर मैं क्लिप करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? क्लिप करने का रूल क्या बताया था मैंने, और क्या वो आपको शॉर्टकट बताया था क्लिक करने का? अबव लेयर पे आपने क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करना है बिटवीन, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे वो कैप्चर कर लेता है इनसाइड। लेकिन अगर नहीं हुआ, रीजन इज दैट, अंडू कर देते एवरीथिंग बैक। ठीक है। मुझे ये फ्लावर जो कि टेक्स्ट है, इसके इनसाइड मुझे ये फ्लावर का जो जेपीजी है उसके अंदर कैप्चर करना है। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू शेप। कन्वर्ट टू, टाइप मेन्यू में आता है कन्वर्ट टू शेप। जब ये शेप में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, अच्छी चीज इसमें क्या है कि आपका हर जो ऑब्जेक्ट है वो आप जो सॉरी हर एक जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अगर आप इसको क्लिक करना चाहो अब कर सकते हो, प्लेसमेंट कर लो, बाद में भी कर सकते हो। और आपने अबव ऑब्जेक्ट को जिसको क्लिप करना है इनसाइड दिस वन, ये करने के लिए या तो आप ये, क्या ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्लिप हुआ? दिख रहा है? क्लिप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी इमेज को, टाइटल है और टाइटल को आप बड़े अच्छे तरीके से एक इमेज को कैप्चर करते हुए टाइटल में आपने शो करवाना है, और जहां तक इसकी पोजीशन करनी है, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन योर इमेज एंड देन मूव टूल। इसको आप मूव भी कर सकते हो, एरो की से भी इसको ड्रैग किया जा सकता है। मूव से भी इसको मूव किया जा सकता है, साइज भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, और इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। और ये जब कर दिया टिक कर दो, तो ये देख रहे हो आपका टेक्स्ट ने क्लिक कर लिया उस इमेज को जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड था। कल जो काम किया था उससे डिफरेंट है। कल तो थोड़ा डिफरेंट काम किया था ना। कल क्या किया था हमने स्टूडेंट्स? कल मैंने आपको
टाइप मास्क के थ्रू कैप्चर करना सिखाया। क्या उसी तरह का काम हुआ है क्लिप से? काम तो वही हुआ ना। उसमें क्या कर रहे थे कि आप टेक्स्ट लिख लेते थे, बिलो के ऊपर जो आपकी लेयर के ऊपर जो आपका होता था इमेज, उसको सिलेक्शन टूल, वो एज ए सिलेक्शन टूल के तौर पे आप उस पे ड्रैग करके जहां भी मूव करना चाहो आप कर सकते हो। तो इस तरह आपके पास एक वे होता है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट के इनसाइड उसको प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। बाकी जहां तक शेप के ऊपर एडजस्टमेंट की ताल्लुक है, तो आप कोई भी शेप बना के उसके ऊपर अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ये अगर आप शेप गौर करो, ये हमने पेन टूल से बनाई है, ठीक है। बाकी बड़ी नॉर्मल सी शेप है, ये पॉलीगॉन है, ये आपके पास सर्कल है, और ये आपके पास एक ग्लिप्स है। ग्लिप्स को अगर आपने इंसर्ट करना है, ग्लिप्स को इंसर्ट कर लीजिएगा, शेप लेके आनी है। और एक चीज याद रखना, फोटोशॉप में आप उसके पाथ के ऊपर भी अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं, और उस पाथ के इनसाइड भी आप अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। और जहां तक ये ग्लिप्स आपको दिख रहा है, ये ग्लिप्स आप इंसर्ट करके भी इसको शेप में कन्वर्ट करके इसके अंदर आप टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेप है, ये शेप है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपको अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट चाहिए, तो कल मैंने आपको बताई थी, आपने टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को क्लिक किया, और यहां पे आके आपने इसके सरफेस को जैसे ही टच करोगे जिगजैग लाइन नजर आएगी, और ये अगर लाइन नजर आती है तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई। साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर दो। फॉन्ट है ना, फॉन्ट छोटा कर लो, 14-15 इज एनफ। तो ये आप फॉन्ट छोटा कर लो, और फॉन्ट छोटा करके जो आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे आप लिखा जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि आपने उसके ऊपर कैसे टेक्स्ट लिखना, वो मैंने लिखना सिखा दिया। ये देखो लिखा गया, 10 पॉइंट है, बड़ा करना बड़ा कर दो। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और इसके अलावा कुछ टाइप करना है वो भी कर सकते हो। ये आपको पता है, ये लॉरेसम टेक्स्ट होता है, टेम्पलेट होता है, इसको अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन चेंज इट। लाइक इफ यू वांट टू राइट इंस्टीट्यूट, सॉरी, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज जितना आपको चाहिए यहाँ पे ले लो। मिसाल के तौर पे मुझे 14 का चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद अगर आपने इसके इनसाइड लिखना है, तो ये गोल सा आपको दायरा नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके सरफेस को ऊपर जाओगे तो ये आपको एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। अगर आपने इसके इनसाइड टेक्स्ट लिखना है तो इसको फॉलो करना है, अगर आउटसाइड लिखना है पाथ के ऊपर तो इसको फॉलो करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इसको साइज कर लीजिएगा, उसके बाद अपना टेक्स्ट लिख दीजिएगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ या आपने जो भी रिक्वायर्ड है टेक्स्ट प्लेसमेंट करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो वो आप जस्ट क्लिक करोगे, कर्सर वहां पे आ जाएगा, कर्सर आ गया तो इसको आप जाके ठीक कर लीजिएगा। फॉन्ट अगर चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ये फॉन्ट की अगर समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करो और फॉन्ट चेंज कर लो। करेक्शन किसी वक्त भी। बाकी इसके मूवमेंट के लिए कल भी बताया था, आज दोबारा से सुन लीजिएगा। आपने इसको इसको रोटेट करना है, इसके लॉन्ग रोटेट करना है, आगे पीछे जाना है तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। दो टूल्स हैं, एक पाथ है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है। व्हाइट एरो के साथ आपने जाना है, ठीक है।
और ये आपको एक छोटा सा एरो नजर आएगा यहाँ पे। एक स्टार्ट, इनसाइड स्टार्ट के लिए होता है और आउटसाइड एंड के लिए होता है। और यहाँ पे एक चीज का आपने देख लीजिएगा, जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा इसके हैंडल्स भी दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओ और स्टार्टिंग पॉइंट इसका कंट्रोल करना हो, इसको आगे लेके जाना हो आगे ले जाओ। ये देख रहे हो, ये आगे जा रहा है, टेक्स्ट रोटेट हो रहा है। और इसमें आपको दो पॉइंट नजर आएंगे, एक क्रॉस छोटा सा नजर आएगा, एक जीरो नजर आएगा। ये देख रहे हो, ये क्रॉस है, ये पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं, ये क्रॉस है, ये क्रॉस। और दूसरी तरफ आपका क्रॉस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा सुन लो, क्रॉस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो मतलब एंडिंग पॉइंट, जो कि ये है। ये मैं रोटेट कर रहा हूं, ये देखो जीरो रोटेट हो रहा है ना। और इसको इतना रखना, मार्जिन दे देना कि इसका जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान में टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये देखो टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन कोई इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाओ। तो ये आपका जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि ये अबव हाफ ऊपर में यहाँ पे ये शो करे, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे रख दिया। और दूसरी तरफ आप इधर चले गए और यहाँ पे जाके इस पे आप क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ ले आए, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। जो आपने लिखा ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अगर आप कहते हो कि सर ये जो टेक्स्ट लिखा गया ये इधर क्यों है, इसको क्यों कनेक्ट कर रहा है, वजह ये है, ये लेफ्ट अलाइन है। अलाइनमेंट आप टेक्स्ट में जाके देख सकते हो, ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर हो गया, दोनों के दरमियान में आ जाएगा। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, क्रॉस और जीरो के दरमियान में उसकी प्लेसमेंट होगी। और अगर आप राइट करोगे तो ये राइट को टच कर देगा। तो इसका मतलब है क्रॉस और जीरो को एहतियात से आपने देखना है। अगर आपको कहा जाए इसको रोटेट करके नीचे की तरफ ले आओ, कोई मसला नहीं, आपने जाना है इस टूल के साथ। इस टूल के बगैर होना नहीं आपसे। तो टाइप टूल के बराबर में जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे आपको ये एडवांटेज होगा कि आप क्लिक करने के बाद इस को यहां से कंट्रोल कर पाओगे। क्लिक करो, ये जैसे इसको टच करोगे इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आपका बाहर की तरफ एरो आपके पास विजिबल हो जाएगा। बाहर का मतलब स्टार्टिंग। और ये इस तरफ आओगे तो ये आपके पास दूसरे एंड के ऊपर दूसरा एरो आपको दिखाई देगा। तो इनको पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हो यहां से। अब ये देखो, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इकट्ठे कर दिए, तो क्या हुआ, टेक्स्ट गायब हो गया। और मैं एंडिंग को आगे की तरफ लेके जा रहा हूं और टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी हो गई। और अगर आप इसे घुमा दो, बिल्कुल मैं इसको इधर ले जाता हूं यहां पे। ये इसके साथ क्यों आया है पता है आपको, अलाइनमेंट की वजह से। अलाइनमेंट इस वक्त है क्या, राइट, मतलब एंडिंग पॉइंट की तरफ आ जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट ले जाओ। ये देखो, क्या इन दोनों का सेंटर निकाल दूं, दोनों का सेंटर मतलब वो तो चूंकि दोनों सामने आमने हैं बिल्कुल साथ साथ है, सेंटर यहां करके आएगा इसके ऑपोजिट। क्या इस पॉइंट को आपने क्लियर हुआ, कंट्रोल करना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहां से इसको कर सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ गया, ये एंडिंग पॉइंट की तरफ आ गया, ये उन दोनों का सेंटर निकल आया जो क्रॉस और जीरो के दरमियान का है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैंने बताया, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है। और डायरेक्ट सिलेक्शन से यहां पे आप अगर चाह रहे हो कि इसका एंड और स्टार्ट को आप ड्रैग ऑन ड्रैग इन करना चाह रहे हो, ये आप यहां से कर ले। ये क्रॉस इज स्टार्ट, क्रॉस इज स्टार्ट और जीरो इज एंड। ये देखो, जीरो का मैं ले आया। इसका मतलब आपने ऊपर वाले हाफ में अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है, क्रॉस और जीरो के दरमियान में। तो क्रॉस इधर आ गया, जीरो उधर चला गया, और इनके दरमियान में लाना है गो विद टाइप। फॉन्ट बड़ा करना है, कलर सेट करना है, ट्रिपल क्लिक करो। फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट बड़ा कर दो, ये लो। और बड़ा करोगे टेक्स्ट कटना शुरू हो जाएगा। वाई, बिकॉज
स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान का डिस्टेंस आपको सेट करना पड़ेगा दोबारा से। ये देखो कंप्यूटर के पास साइंसेस खत्म हो गया ना, अब कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। ये देखो क्योंकि जगह खत्म हो रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में जगह कम हो गई है, तो जगह को मेंशन मैनेज करने के लिए गो विद दिस टूल। ठीक है, और अब आप इसके एंडिंग पॉइंट पे आके इसका थोड़ा सा इंक्रीज करो। अब ये देखो विजिबिलिटी हो रही है ना, अब ठीक हो गया। अब आप इसको भी इधर भी आ जाओ, इसको जैसे आप टेक्स्ट को टच करोगे ना एरो आ जाएगा। ये देखो, ये लो जी जनाब, ये आ गया टेक्स्ट। और टाइप में देखो आपने सेंटर किया हुआ है, वो सेंटर के हिसाब से मैनेज हो रहा है। इसी तरह एरो, ये लो, ये आप देख लीजिएगा जहां पे बेस्ट फिट होता है आपने फॉर एग्जांपल ऐसे दिखाना है। ये लो हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके अराउंड एक और सर्कल लगाना है, लगा लेते हैं। ये लो, इसको सर्कल के इनसाइड आपने रखना है। ये चेक कीजिएगा, जस्ट ड्रॉ योर सर्कल। ये सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, इस सर्कल को प्लेस करना है, मूव। ये लो, आप चाह रहे हो इस सर्कल के इसके अराउंड आ जाए सर्कल। ये लो, इसको पहले क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करके इसको आप पोजीशन कर लेना यहां पे। कंट्रोल डी से हैंडल आ जाते हैं और तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, साइज बड़ा करना है बड़ा कर लो। ये लो, और अगर आप इस सर्कल की प्रॉपर्टीज को देखना चाहो प्रॉपर्टीज देख सकते हो, और प्रॉपर्टीज यहां से पॉइंट्स की वैल्यू हाई कर देते ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए हो क्या रहा है। ये प्रॉपर्टीज इस सर्कल की आ गई। जो बिग सर्कल है ना, मेन सर्कल जो आउटसाइड आपको बॉर्डर दिख रहा है वो सामने आ गया। ठीक है, और अगर आप अपने टेक्स्ट को इसके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हो क्लिक कर दो, ये आपका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और विद दिस सर्कल आपको अगर रिक्वायर्ड है मूव करते वक्त तो साथ में दोनों को सिलेक्ट कर लो। ये देखो इसकी प्लेसमेंट हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहो आउटसाइड एक सर्कल और उसके अराउंड एक टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, और अगर आप इनसाइड सर्कल को क्लिक करके इसके अंदर फिलिंग भी करना चाहो कर लो। ये देखो फिल इसकी नन है ना, फिल कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो क्या है। ये देख रहे हो, ये सर्कल है, ये वो टेक्स्ट है जिसको आपने उसके अराउंड प्लेस किया था। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो यू कैन डू इट यूजिंग माउस और एरो कीज। ये देख रहे हो, और अगर आपको मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स के इसके अंदर कोई इमेज लगा दो, कोई बिल्डिंग है आपकी इंस्टीट्यूट है उसका इमेज लगाना चाह रहे हो आप इमेज भी लगा सकते हो, इसको एडजस्ट भी कर सकते हो यूजिंग योर मूव टूल। और अगर आपको इनसाइड सर्कल नहीं चाहिए निकाल दो, ये लो सिलेक्ट करो डिलीट कर दो, खत्म हो गया। और अगर आपको रिक्वायर्ड है दोबारा से अंडू करके वापस ले आओ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह प्लेस करना चाह रहे हो। और यहां तक कि स्टूडेंट्स आप अगर आप चाहो तो इस शेप के इनसाइड आपको पता है पावर जो क्लिपिंग मास से आप इमेज भी लेके आ सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। साइज वाइज की एडजस्टमेंट करनी है ये यहां से कर लीजिएगा, और करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आप अपने शेप को एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे फर्दर कुछ और शेप्स इंसर्ट करनी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं दरमियान में आपके इलिप्स आ जाए, इलिप्स बना लेते हैं। ये मैंने एक जो मेन ग्रे वाला सर्कल है इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको फिर इलिप्स बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इलिप्स बनाई, उसका कलर सेट कर देते हैं, कलर ऐसा जो दिखे, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इसको रोटेट कर दो इसके सेंटर पॉइंट के अराउंड, वो तो आपको करना आता है, वो मैंने आपको बताया भी था कैसे करते हैं स्टूडेंट्स।
आप इसको कॉर्नर वाले हैंडल से इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करो। फॉर एग्जांपल ये 15 डिग्री करना है या 30 डिग्री करना है या 45 डिग्री करना है, जितना भी आप करना चाह रहे हो कर दो। मैंने मिसाल के तौर पे इसको 15 डिग्री पे करना है। माउस बटन छोड़ो और शिफ्ट को भी रिलीज कर दो, और उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद आप लोगों ने इसको रोटेट करना है। अराउंड दिस पॉइंट जो भी है आपका, ठीक है। और क्लिक, टिक, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, मूव टूल को ऑन कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इतना ही चाहिए, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो। फुल रोटेट करना है, फुल रोटेट भी कर सकते हो। हर एक को अलग अलग कलर देना है, वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल एज ए डिजाइन आपने बीच में उसको प्लेस कर दिया, अगर आप चाहो इसमें इमेज भी लगा सकते हो। वो तो आपको पता है इमेज कैसे लगता है। आपको शेप को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद उस शेप के इनसाइड अगर आप चाहो क्लिक कर लेना अपने इमेज को। अगर आप इसमें इमेज भी रखना चाह रहे हो, इमेज को भी ले आते हैं, फाइल इंपोर्ट करते हैं जी, प्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये इमेज रखना है, कोई ले लेते हैं। ये इमेज आ गया, इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने का तरीका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया था, ऑल्ट के साथ क्लिक। ठीक है, इनसाइड दैट शेप उसने उसको क्लिप कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को, टास्क को आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको मैंने जो बताया है, ये कल हमने जो किया था उसका मैंने दोबारा से एक दफा रिवाइज करके आपको बता दिया। अच्छा, आज जो टूल सीख रहे हैं स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। ये कल वाले काम किए, कोई नई चीज नहीं मैंने बताई। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं। अच्छा, आज टूल मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं इसमें सबसे पहले, कल इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे टूल सिखा दूंगा, ये वाले। कल हम लोगों ने ये लिस्ट पूरी करनी है। स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर, रेड आई। उसके बाद फौरन मैं आपको ये दो टूल्स पे ले आऊंगा। कल है इंशाल्लाह हम इन दोनों टूल्स को कर लेंगे। कल तो ये करेंगे, तो आज क्या करना है वो बताने लगा हूं। आज हम पहले, मैं आपको इन टूल्स, तीन टूल्स के बारे में बताने लगा हूं। एक है अरेजर टूल, एक है बैकग्राउंड इरेजर टूल, एक है मैजिक इरेजर टूल। इन तीनों में क्या फर्क है और इमेजेस के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे एक कैनवस रिक्वायर्ड है। तो कैनवस हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा हूं, इसके फौरन बाद आज जाने से पहले हमने ये दो टूल भी सीख के जाने हैं, हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। ये दोनों आपके जो पैरेलल टूल्स हैं, ये सारे के सारे अभी आपको बताने लगा हूं। इसको जरा आप देख लीजिएगा, आसान से टूल्स हैं, वेरी वेरी सिंपल। अरेजर टूल आपको अलाउ करता है इफ यू वांट टू अरेज समथिंग, कुछ भी बनाओ, कोई टेक्स्ट हो, कोई ब्रश स्ट्रोक लगाओ, यू कैन अरेज इट। लाइक ये ब्रश लगाता हूं, कलर इसका डिफॉल्ट कर देते हैं। ये लो, ये ब्रश लग गया। ठीक है, कोई और कलर करना है, कोई और कलर कर लो, कोई और कलर करना है, कोई और कलर कर लो। कोई भी ब्रश का स्ट्रोक आपने लगाना है लगा लो। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अरेजर का काम क्या होता है। अरेजर का काम सिर्फ इतना होता है, अरेज करना। अरेजर टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो, तो ये जहां पे आप अप्लाई करना चाहो, इसको अरेज करना चाहो अरेज कर सकते हो। लेकिन अरेजर टूल को जब आप ऑन करते हो, ऊपर पैनल है वो, उसके ऊपर फोकस रहना। इसमें ये पूरा अरेज क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, इसकी ओपेसिटी है 37%, इसको 100 रखो, जरूरी है। अब आप अरेज करो।
ये रेज हो गया। दोबारा देखो, अगर आपके पास कुछ भी कैनवस के ऊपर मौजूद है उसको रेज करना हो, यू कैन डू इट। लाइक ये देखो, ये स्ट्रोक लगा हुआ है, इसने कुछ नहीं देखना, ना कलर की कोई तमीज इसने करनी है, ना इसने कुछ आपसे पूछना है, इसे जस्ट अरेज कर देना, जो भी बीच में होगा आपका वो अरेज हो जाएगा। ठीक है। और सिंपल आपने करना सिर्फ इतना होता है, अरेजर को आपने क्लिक करना है, अरेजर का साइज आपका वैसे ही सेट होगा जिस तरह ब्रश का होता है। ब्रश और अरेजर में एक चीज कॉमन है, वो है साइज सेट करना। ये लो, आपको पता है पी के बराबर में ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इससे भी अरेज हो जाता है। ये देखो, शिफ्ट के साथ करने लगा, ये देखो, अरेजर से आपने ये किया, ब्रश से स्ट्रोक लगाया, अरेजर से आपने उसको अरेज कर दिया। दोबारा देखो, ये था, आपने सिंपल स्ट्रोक लगाए थे, ग्रीन अरेजर ब्रश, और दूसरा आपने ये रेड किया। और एक चीज याद रखना, जो आपने ब्रश की प्रॉपर्टीज ऑन की थी, सेट की थी टिप शेप के लिए, वो अरेजर के लिए भी वही है सेम। याद है स्पेसिंग की थी, इसमें भी वैसे ही होगा सेम। आपने ब्रश को ऑन करना है और ब्रश की टिप शेप पे, ये जो आपकी टिप शेप ये वाली आपने सेट किया है, ये देखो कर दिया। अब ये चूंकि आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, क्या क्या ब्रश है? नो, अरेजर है, तो अरेज करेगा। ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, शिफ्ट इधर क्लिक करता हूं, शिफ्ट इधर क्लिक करता हूं। अब आपकी वो स्पेसिंग चूंकि बढ़ा दी है, तो अरेजर कुछ इस तरह बिहेव कर रहा है। ये देखो, यहां करता हूं, देख रहे हो रेजिंग के स्ट्रोक्स लग रहे हैं, उतने उतने फासले पे लग रहे हैं। अगर आप कभी भी इस तरह का बिहेवियर देखो, चाहे ब्रश का देखो चाहे अरेजर का देखो, आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है। क्या करना है? सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाके इस चीज को चेक कर लेना, ये है जी स्पेसिंग। और बाद में पता क्या होता है, आप कहते हो सर अरेज तो हो रहा है लेकिन सॉफ्ट अरेज हो रहा है। सॉफ्ट अरेज अगर हो रहा है तो हार्डनेस की वजह से हो रहा है, इसको आप डल कर दो। ये देखो, ये हार्ड है, अरेजर भी हार्ड या सॉफ्ट होता है। ब्रश जिस तरह हार्ड और सॉफ्ट होता है, अरेजर भी हार्ड सॉफ्ट होता है। ये देखो, अगर आपका कभी इस तरह की प्रेजेंस हो, और मजे की बात सुनो, अरेजर की राउंडनेस भी होती है, अरेजर का एंगल भी होता है, जो भी यहां से सेट कर सकते हो। ये देखो, पहले राउंडनेस जरा कम करता हूं, चेक कीजिएगा, हो रही है ना राउंडनेस कम, ये वाली। डायरेक्शन चेंज करता हूं, एंगल जिसे बोलते हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अब जब कभी अरेज किया जाएगा, अरेजर की भी शेप ऐसी बन गई है, करके देख लो। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, मैं एक इमेज लेके आता हूं, एक इमेज ओपन करते हैं, उस पर अरेजर के इफेक्ट्स लगा के आपको दिखा देता हूं। इसका मतलब, अरेजर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इसने अरेज ही करना है, हो सकता है इसको यूज करते हुए कोई आप डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो ऑन इमेजेस, जो आपके पास इमेजेस पड़े हुए ना, जैसे ये देखो, ये इमेज पड़ा हुआ है, लाइक ये देखो, ये जिस तरह ये इमेज है आपके पास, अब इसके ऊपर अरेजर अप्लाई करते हैं, अरेजर अप्लाई अरेजर भी अप्लाई करते हैं, और एक और भी काम करते हैं, इसकी ग्राउंड के ऊपर एक नई लेयर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि अरेज जब होना है तो नीचे कुछ हो तो नजर आए ना आपको। तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर मैंने ऐड की है, इसको उठाकर मैं नीचे ले आया, और लाने के बाद इसके अंदर कलर चले मैं रेड ही फिल कर देता हूँ। अब देखना, जैसे ही मैं इसको अरेजर करूंगा, अरेज करूंगा, बिलो लेयर सामने आनी शुरू हो जाएगी, चेक कीजिएगा, क्लिक। पहले तो आपने एक चीज का एहतियात करनी है कि लेयर कौन सी है। लेयर आपने अपनी वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसको अरेज करना है, जिस पे इमेज पड़ा हुआ है। और ये देखिएगा, अरेजर की शेप देख रहे हो, एंगल देख रहे हो, राउंडनेस को कंट्रोल किया है, इसकी आपने स्पेसिंग को कंट्रोल किया है, इसकी शेप को कंट्रोल किया है। और ये अब आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देखो,
ये देखो क्या कर रहा है, क्या ये अरेज फुल कर रहा है? नो। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने सॉफ्ट किया हुआ रेजर को। जिस तरह ब्रश हार्ड सॉफ्ट होता है, अरेजर भी हार्ड सॉफ्ट होता है। और अगर आपने टोटली इसके पिक्सल फिनिश करने हैं तो हार्ड, उसको ब्रश को हार्ड करो, वरना सॉफ्ट अरेजर आपका ये एक्शन करेगा। और आप अगर गौर करो यहाँ पे, खास तौर पे इसके एजेस सॉफ्ट हैं। तो याद है मैंने फेदर ऑप्शन करवाई थी, उससे एजेस सॉफ्ट होते हैं ना, ये आपका हार्डनेस चूंकि आपने लो वैल्यू रख दी है तो आपको इस तरह इसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके इसके ग्राउंड के ऊपर कोई और इमेज हो, वो विजिबल हो जाएगा। ये तो मैंने ग्राउंड के ऊपर कलर रखा है, हो सकता है आपके दो इमेजेस हैं, आप उसका हाफ सेगमेंट किसी और इमेज के साथ आप विजिबल करना चाह रहे हो, वो करके देख लेते हैं। ये लो, मिसाल के तौर पे आपने एक और इमेज लेके आए, लाइक दिस वन, इसी को ले जाते हैं। ये इमेज मैंने यहां रख दिया, इसको मैं जरा ऑफ करता हूं, नीचे वाले को जरा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल टी आपको पता है हैंडल्स के साथ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्ट कर लिया। हो सकता है आपने अरेजर को इस मकसद के लिए यूज करना है कि अबव एंड बिलो का मिक्सचर बनाना है, ठीक है। ये जी बिलो लेयर, ये है बिलो लेयर, टिक कर दो, हो गई। अब अबव लेयर को ऑन करो, जो मैंने वक्ती तौर पे ऑफ की थी, ये ऑन कर दी, ठीक है। अब मैं अरेज करता हूं। अब अरेज मैं इस सेगमेंट को करता हूं, हाफ सेगमेंट मैंने अरेज करना है और शो समथिंग जो बिलो है, तो कर सकते हैं ना इसको। जस्ट आपने इस लेयर को एक्टिवेट करना है, अरेजर को आपने क्लिक करना है, और अरेजर अरेजर से ये ना समझना हर चीज डिस्ट्रक्टिव ही होती है, कंस्ट्रक्टिव भी तो हो सकती है कुछ इस तरह का एक्शन करके। अच्छा, तो अब ये कैसे करना है जी? अरेजर पे आपने क्लिक किया, अरेजर का साइज सेट करो, और इसकी अगर प्रॉपर्टीज से आप मुतमईन नहीं हो, इसकी सेटिंग में जाके इसको एड्रेस करो। ये जी सेटिंग, ये ब्रश की सेटिंग हो चाहे अरेजर की सेटिंग हो, दोनों एक जैसी है। खास तौर पर इसकी टिप शेप के हवाले से, स्पेसिंग के हवाले से, एडजस्टमेंट के हवाले से, और इसकी राउंडनेस के हवाले से, हार्डनेस के हवाले से। अगर मुझे इसको ब्रश को हार्ड करना है, ये हार्ड आ गया, और स्पेसिंग मैंने बिल्कुल कंटिन्यूस इसके स्मूथ करनी है, ये स्मूथ हो गया, ठीक है। दूसरा, आपने इसका टोटल राउंड शेप में लेके आना है, ये राउंड कर लिया, यहां से भी कर सकते हो ऐसे, फुल राउंड शेप, ठीक है। 100% इज राउंड वन। एंगल इसका जो मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एंगल तब आपको फायदेमंद होता है जब इसका साइज थोड़ा सा श्रिंक कर दिया जाए, फ्लैट कर दिया जाए, वरना एंगल जो मर्जी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वही रखना है, जीरो रख दो। और ये अगर आपने कर दिया है, देन यू कैन अप्लाई अरेजर। साइज और बड़ा करना है, आप माउस के साथ मैनुअली भी कर सकते हो। और एक और आसान सा तरीका ये होता है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ब्रश या रेजर, राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये देखो, क्या ये वही चीजें नहीं है, साइज, हार्डनेस वगैरह, यहां से भी कर सकते हो। लेकिन अब मैं करने क्या लगा हूं, ये देखो, शिफ्ट के साथ कर लो, बेहतरीन हो जाएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट। आपने रेज किया है, समझ रहे हो, आपने जितना सेगमेंट अरेज किया करंट के, जो आपके कैनवस पर प्रेजेंट जो पिक्सेल्स थे करंट इमेज के अंदर, उनको अरेज कर दिया। और वो देखो, आपको वो लेयर में वो आपको दिख भी रहा है, उतने पिक्सेल्स आपने अरेज कर दिए, और अरेज होते ही वो आपका लाने वाला जो बिलो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ गया। दिस इज सिंपल टूल, नेम इज अरेजर। अरेजर आपके पास अवेलेबल है। और एक चीज जो आपको मैंने बताना था, इंपॉर्टेंट चीज वो बतानी थी, कि जो ब्रश की सेटिंग्स होती हैं वही अरेजर की सेटिंग भी होती है। आप सेटिंग के लिए F5 प्रेस करके चले जाओ, या ब्रशेज में चले जाओ, और ब्रशेज में जाके यहां से इनकी इन प्रॉपर्टीज को आप देख लो। और अगर आपको ये कहा जाए क्या ये अरेजर बर्ड की शेप भी हो सकती है, अरेजर क्या बर्ड्स की शेप भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भी? जिस तरह ब्रश है, ब्रश ही में वो शामिल है ना, तो वो आप उसको ले लो। तो ये आप अगर ऐसा करना चाहो, ये भी किया जा सकता है। लाइक ये जी अंडू कर देता हूँ, एवरीथिंग इज बैक,
और अगर आपको कहा जाए अरेज करो लेकिन बर्ड की शेप यहाँ पे विजिबल हो जाए, तो आपने पहले वो सेटिंग बता दो उसको। अरेजर जरूर सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, करंटली लोड है, टूल इज अरेजर। और इसके ब्रशेस में जाके ये जो साइड पे पड़ा हुआ है इसमें मैंने ये ब्रश ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद इसकी स्पेसिंग अगर आपने बढ़ानी है थोड़ी सी, बढ़ा लो, ये लो। और ये बढ़ाने के बाद इसको साइड के ऊपर हाइड कर दो। और हाइड करने के बाद ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया उस शेप का अरेज हो गया। ये स्ट्रोक नहीं है, ये अरेज हुआ है। करंट जो इमेज है उसके पिक्सल खत्म हो गए। स्ट्रोक लगा सकते थे, ब्रश से लग जाता, लेकिन अब आपने स्ट्रोक नहीं लगाया, ब्रश का स्ट्रोक नहीं लगाया, आपने अरेजर को अप्लाई किया है और उसके पिक्सल उतने वहां से निकल गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप अंडू कर देते हैं, साइज जरा छोटा कर लेते हैं, लाइक ये। और अगर आप कंजैक्टिव ब्रशेस लगाने हैं वो भी लगा सकते हो, ये क्योंकि इसमें आपने स्पेसिंग सेट की हुई है, तो बर्ड उतनी उतनी स्पेस के साथ विजिबिलिटी अपनी दिखा रहा है। ठीक है, अंडू कर दो, एवरीथिंग इज बैक। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक करते हो, तो ये कुछ इस तरह की विजिबिलिटी होगी बिलो लेयर की। क्लिक, क्लिक हियर। अब आपके पिक्सल विजिबल किसके हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो बिलो इमेज का पिक्सल्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। समझ आ रही बात? अरेजर ले जनाब, लेयर पैनल को सामने लेके आते हैं और अब एक और काम करके देखते हैं। उम्मीद है आपको अरेजर की आइडिया हो गया कि अरेजर आपको अरेज करने के लिए फैसिलिटेट करता है। और अब आप जो ब्रशेस की शेप्स हैं, जो टिप की सेटिंग्स हैं, स्पेसिंग है, राउंडनेस है, और उसका फ्लो है, वो आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए अरेजर टूल के अलावा हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर है और मैजिक इरेजर है। मैजिक इरेजर क्या करता है, बाल का आपको अपने इमेज के अंदर मौजूद पिक्सल्स को एकदम से खत्म करना है। ठीक है, मैजिक इरेजर आपको अवेलेबल है, ई इसकी शॉर्टकट की है। और ये करता ये है कि अगर आप अपने इमेज के पिक्सल्स को खत्म करना चाहो, और याद रखना जब तक आपका ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट है आप एक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने एक्शन करना है यू नीड टू कन्वर्ट योर स्मार्ट ऑब्जेक्ट इनटू रास्टराइज। तो जब तक आप, अगर मैं इसके ऊपर करता हूं तो आपको मैसेज आएगा, ये देखो। जिस तरह ब्रश आपको ब्रश नहीं अप्लाई करने देता स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसी तरह अरेजर अरेज नहीं करने देता अपने पिक्सल्स को। क्लिक करो, कन्वर्ट कर देगा, यस कर दो, या यहां से कर लो, या आप इधर लेयर पैनल में जाकर रास्टराइज कर दो, एक ही बात है। ओके, अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो आपको यहाँ पे एक माउस पॉइंटर में आपको दिख रहा है, टॉलरेंस देख लेना कितनी है, टॉलरेंस देख लेना कितनी है। हो सकता है कुछ पिक्सल्स इसके ब्लू शेड में ज्यादा हैं, कुछ पिक्सल हैं ब्लू लेकिन उसका लाइटिंग इंटेंसिटी लो है, वो नजर भी आ रही है हमें। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट पिक्सल की प्रेजेंस नजर आ रही है, ऊपर डार्क नजर आ रहे हैं। तो ये आपने टॉलरेंस से, अगर आपने इसको तकरीबन आप 30s 40s में रखोगे तो ये उन पिक्सल को भी जाके हिट करेगा, खत्म करेगा जो लो वैल्यूज के साथ है। देखते हैं, लेट्स सी, ये देख रहे हो कौन से पिक्सल जा रहे हैं, जो मैचिंग है उसके साथ मैचिंग पिक्सल्स हैं। इस पे मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। इसका एक और आसान सा तरीका हो सकता है कि अगर आपने कुछ एरिया को रेज करना है जो पिक्सल बेस्ड वैल्यूज को मैच कर जाए, तो आप मैजिक इरेजर को वहां पे यूज करते हो। वैसे नहीं करना है इसको, ये आमतौर पे अरेजर की इस टाइप को वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपके करंट इमेज के अंदर जो इस वक्त लेयर में लोडेड है इसमें से आपके क्लोज क्लोज पिक्सल मौजूद हों, कलर वाइज मैच कर रहे हो, वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाद बार आपको रिक्वायर्ड भी होता है। और टॉलरेंस इसकी थोड़ी सी हाई इसलिए करने लगा हूं कि यहाँ पे लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है। टॉलरेंस थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें, 40s में ले जाएं, ये देखो। और ये क्या लिखा हुआ है, कंटिगुअस पिक्सल्स। पता है क्या करेगा,
अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो याद रखना, आपके कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो राउंड या क्लोज हो। क्लोज का मतलब है क्लोज शेप में हो, दरमियान में बिल्डिंग या टावर पूरा का पूरा ऊपर की तरफ है, तो लाइव मतलब ये सेपरेट हो गया एरिया, ये सेपरेट हो गया, ये ब्लू पिक्सल अलग हो गए, ये ब्लू पिक्सल अलग हो गए। लेकिन ये आपने अगर ऑफ कर दिया, इसका फायदा पता क्या होने वाला है? यहां पे क्लिक करने से इस फ्रेम में जहां पे भी इसके साथ मैचिंग पिक्सल है वो सारे खत्म होने वाले हैं। वरना फिर पता क्या होगा, अगर इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एरिया में क्लिक करें, सिर्फ इस एरिया को वो टैकल करेगा, अरेज करेगा। इधर के लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा प्लान। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दिया, अब क्या होगा? कंटिग्यूअस का मतलब होता है साथ में एडजेसेंट पिक्सल्स, बराबर में कनेक्टेड पिक्सल्स। लेकिन बाल का तो आपका ऐसा बीच में शेप में सेपरेशन हो जाती है, पिक्सल अलग अलग हो जाते हैं, कुछ इधर सेगमेंट है, कुछ इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। तो ऐसी सूरत में ये बड़ा बेनिफिट करता है आप लोगों को, नॉन कंटिग्यूअस लाइक दिस। चाहे इधर है चाहे उधर है, उससे कोई मतलब नहीं। टॉलरेंस थोड़ी सी और बढ़ा देते तो ये भी हो जाता है खत्म। देख रहे हैं, पिक्सल्स आपके यहां से खत्म हुए जा रहे हैं। ये लो, इसने क्या आपके लिए क्या आसानी की है स्टूडेंट्स? ये आमतौर पे होता है, कहाँ होता है ये एक्शन? कहाँ होता है? जहां पे स्काई है, जहां पे वाटर है, जहां पे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये एक्चुअली जहां पे क्लिक करते हैं उस पिक्सल को वो पिक कर लेता है। पिक करने के बाद उससे मैचिंग जहां पे भी सरफेस के ऊपर वो वैल्यू मैच करेगी, उनको उड़ा देगा। डिलीट ही हुआ है ना, ये देखो ना, ये डिलीट हो गया सारा पोर्शन। वो तो रेड इसलिए नजर आ रहा है, नीचे लेयर रेड है, वरना तो इस तरह नजर आएगा आपको। सीधी सी बात है। इसका मतलब है ये कहां पे अप्लाई करना आपके लिए फायदेमंद होता है, रेजर का ये वाला टूल, जहां पिक्सल्स क्लोज क्लोज हो, मैचिंग हो, वहां पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इससे आप ये काम ले सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टूल नेम इज मैजिक अरेजर टूल। अच्छा जी, एक और टूल है, इसकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये कहाँ यूज होता है, क्या नाम है इसका? बैकग्राउंड अरेजर टूल। बैकग्राउंड अरेजर टूल को कोई ऐसी फोटो लेते हैं जिसमें मुझे विदाउट डिस्टर्बिंग फ्रंट या फोरग्राउंड, यू वांट टू रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हम्म, ये लो, मुझे एक अच्छा इमेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैं आपको डेमो दे सकूं। मुझे ये बताओ, मुझे इन पिक्सल्स को अरेज करना है जो इस में मौजूद है, ये विदाउट डैमेजिंग दीज फ्लावर्स ब्रांचेस। मुझे ये कलर निकालना है। वैसे तो इससे भी हो जाएगा, क्या ख्याल है? हो नहीं जाएगा? हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसकी ग्राउंड के ऊपर कोई कलर ऐसा रख देते हैं जो थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी आपको बताए कि मैं कर गया अपना काम। ये लो, उसका कलर येलो कर देते हैं, मेरे में थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, आपको दिखेगा तो सही ना कम से कम कि हुआ क्या। ये देखो, आपने ये लेयर सेलेक्ट की। अब आप चाहे इसको इस टूल से यूज कर लो। ये देखो, बस एक चीज का ख्याल करना, क्योंकि ये क्लोजिंग है, ये इससे सराउंडिंग को कवर किया हुआ है, तो आपको कंटिन्यूअस करना चाहिए, नॉन कंटिन्यूअस करना चाहिए। अभी क्या है, अरेज ओनली। अगर आपने इसको ऑन कर दिया, सिर्फ इस सराउंडिंग के पिक्सल को खत्म करेगा। अब आपको समझ आइए इस बटन से काम क्या करना है। और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये क्या करेगा? कितना उसने अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपके उन पिक्सल्स को रिमूव कर दे। ठीक है, अंडू कर देता हूं। यही काम आप इससे भी कर सकते हो। क्या नाम है इसका? बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ये
इस ऑप्शन का नाम है कंटिन्यूस सैंपलिंग। मैं लेता हूं सैंपलिंग वंस, सैंपलिंग वंस ले लेता हूं। इसका तो पता लग ही गया ना, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, और एजेस के ऊपर काम करना वो भी हो जाएगा। टॉलरेंस बढ़ा दो या कम कर दो जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये तकरीबन मैं चले 30 के राउंड अबाउट ये ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है ऊपर पिक्सल जो नजर आ रहे हैं वो थोड़े से लाइट है। दिखाऊं, ऊपर पिक्सल थोड़े से लाइट नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये पिक्सल थोड़े से लाइट नजर आ रहे हैं, जबकि ये नीचे वाले पिक्सल थोड़े डार्क नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो यहां पे आपको टॉलरेंस की वैल्यू को सेट करना रिक्वायर्ड हो जाता है। इसको क्लिक करो, और अब आपने काम क्या करना है, आपने जाना है इस टूल को, नाम है बैकग्राउंड रेजर। अब बैकग्राउंड रेजर में आपने सैंपलिंग करनी है, 21 को सैंपल करना है। मिसाल के तौर पर इसको जूम करता हूं, साइज जरा इसका छोटा कर लेता हूं यूजिंग टूल। ये देखो, मैं इस सेगमेंट को सैंपल के तौर पे पिक करना चाह रहा हूं। सैंपलिंग जब उठानी है, आपने पिक करनी है कलर की, तो ऑल्ट प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करती ही आपका आई ड्रॉपर आ जाएगा। ये आपको अलाउ करेगा कि यहां से अपना कलर वो चूज कर लो जिसको अरेज करना है आपने। क्लिक कर दो, ऑल्ट, ये लो, ये कलर आपका ऑटोमेटिकली यहां आ गया। ये देख रहे हो? ये किसी और जगह करता हूं, चले, आ रहा है? जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं कलर लोड हो रहा है यहां पे। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला लोड हो गया। अब आपने क्लिक करो, ब्रश का साइज अगर बड़ा करना कर लो, ये लो। कितना खूबसूरती थे। बस इसका एक एहतियात करना कि इसकी ना वो टॉलरेंस ज्यादा ना कर देना, वरना ये भी जाएगा जो है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने उस सेगमेंट के अंदर से सिर्फ वो कलर को पिक करके अरेज कर दिया जो हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, इसी तरह ये है, सैंपल अगर आपने उठाना है, पिक करना है, यहां से कर लो। साइज जरा उससे जरा छोटा कर लो, क्योंकि बाकी कुछ और ना सैंपल में आ जाए। ठीक है, ऑल्ट के साथ आपने हिट करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद साइज अगर बड़ा भी करना है कर लो। आपने पिक कर लिया हुआ कलर, और ऊपर देख लो डिसकंटिन्यूअस है, टॉलरेंस इतनी है। ठीक है, और यहाँ पे आके जहां पे छोटा सा प्लस बीच में नजर आ रहा होगा ना, वहां पे आपने शुरू कर दो इसको। और ये तो आपको पता नहीं येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे आपका येलो कलर ही है। कितना अच्छे तरीके से आपका वो काम, जो काफी मुश्किल होता अगर आपके पास ये ऑप्शन ना होती। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से उसने विदाउट डिस्टर्बिंग दोज ब्रांचेस फ्लावर्स, काफी हद तक अच्छा। लेकिन टॉलरेंस इतनी ना कर देना कि ये भी जाए सारे बीच में, क्योंकि बाल का कलर बड़े क्लोज क्लोज होते हैं, लाइट कलर है दोनों ही। फ्लावर का कलर भी काफी लाइट लाइट सा है, और मजे की बात है उसका जो ग्राउंड है वो भी लाइट कलर की थी। वो आपने टॉलरेंस इतनी नहीं बढ़ा देनी कि ये भी बीच में ही निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आपको। तो ये सिर्फ मैंने बताने का मकसद ये है, ये 3 टूल्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं अरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसमें बैकग्राउंड का इमेज दिखाना है वो भी दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने इसके ग्राउंड के ऊपर कोई इमेज को शो करना है ब्रांचेस के पीछे, लेयर, प्लेस इमेज। तो फोटोग्राफ आपने ऐसा लगाना है, क्या ख्याल है? जो आपको लगे फोटो ऐसा, आपने जबरदस्त किस्म का उसका व्यू देना है कि वो ब्रांचेस के बिलो, बिलो लेयर के ऊपर प्रेजेंस है, काइंड ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की, मॉडल की। ले लो, परेशान। ये इमेज आ गया, साइज वाइज आप कर लीजिएगा उससे अकॉर्डिंगली। ठीक है, साइज ये मैंने कर दिया, और करने के बाद इसको मैंने टिक कर दिया, और करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे ड्रॉप कर दिया।
इफेक्ट्स ही है ना, फोटो एडिटिंग ही हो रही है ना, अबव वो, बिलो उसके नीचे लेयर। और अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी और कुछ कम करना चाहो आप कर लो, ये लो, इसको क्लिक करो, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो, ओपेसिटी डाउन करके। समझ रहे बात को? तो बहुत कुछ हो सकता है फोटो एडिटिंग में। फोटोशॉप आपको बहुत कुछ अलाउ करता है कि अगर आप इस टूल को सीखने के बाद कुछ इस तरह के आपने इमेजेस जनरेट करने हैं और इफेक्ट्स देने हैं, तो अरेजर सिर्फ डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय या डैमेज करने के लिए डिजास्टर काइंड ऑफ बिहेवियर नहीं होता, बल्कि ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव भी रोल प्ले कर सकता है। बार बार स्टूडेंट में माइंड में होता है अरेज ही है ना, ठीक है, अरेज अरेज नहीं है। जब आप उसका इस्तेमाल देखो ना, वो तो आप अपने माइंड को कैसे अप्लाई करते हो इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अरेजर की 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं और हर एक का अपना इस्तेमाल है, वो आप उसको कैसे करते हो वो आपने देख लेना है। अच्छा जी जनाब, नेक्स्ट टूल्स जो अभी हमने करने हैं, आसान से टूल्स हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल और एक है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं स्टूडेंट्स, हैं, दोनों टूल बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल देख लो। ये वो ग्लिप्स हैं, इसको कन्वर्ट टू शेप करके उसके इनसाइड पुट कर देना। ग्लिप्स मैंने टाइप में है ना ग्लिप्स, वहां से आप कोई भी ग्लिप्स उठा लेना। और अगर आपका हो कि सर ये इसके इनसाइड मैं टेक्स्ट क्यों नहीं लेके आ पा रहे, वो इसलिए नहीं लेके आ पा रहे कि आपको कन्वर्ट टू शेप करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने बोला ना, डब्ल्यू है लेटर, उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करोगे शेप में, फिर उसके इनसाइड आप अपने टेक्स्ट को या उसके अराउंड आप अपने टेक्स्ट को पुट कर सकते हो। ये मेरे ख्याल में हमने कल भी किया था। या आपका इमेज है, लाइक ये गोल्फ का बॉल पड़ा हुआ है, ये आपका जेपीजी है, जेपीजी के अराउंड आप एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस कर दो। क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा इस तरह का एक्शन? या ये आपने करना है, कोई मसला ही नहीं है। और यहां तक के कोई आपकी ये शेप्स बनी हुई हैं, ये पेन टूल से बनी हुई शेप है, पेन टूल का इस्तेमाल है। लेकिन इंशाल्लाह पेन टूल को और बाकी शेप टूल्स को हम कल एक्सप्लोर करेंगे। मैं इधर उधर नहीं जाना चाह रहा, वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। अभी मैं आपको 2 टूल्स पढ़ा रहा हूँ, एक आपका हिस्ट्री ब्रश और एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश। दोनों में क्या फर्क है, क्या इस्तेमाल हो सकता है? एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ना, ये देखो, सबसे पहले मैं एक ऐसा इमेज लेके आना चाह रहा हूं जिसके ऊपर आर्टिस्टिक काइंड ऑफ ब्रशेस लगाना चाह रहे हो, या आप उसके ऊपर ब्रशेस लगाना चाह रहे हो और उसकी हिस्ट्री के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो। याद रखना, जो काम आप करते हो एक इमेज के ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जिसे अंडू करते हो आप। अंडू हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, अंडू में हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, असल में वो कितनी होती हैं और कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई इमेज, ये देखो, ये ले, ये एक इमेज है, ठीक है। इसको आपने ओपन किया, इसको आपने अनलॉक किया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा इसको जरा समझ लेना, वरना पता क्या है, वो समझ ही नहीं आती मुझे। एक टाइम पे मुझे समझने में मुश्किल हो गई कि ये करता क्या है। उसके लिए मैं आपको ये बताऊं इसकी ट्रिक क्या है। आपने इसका हिस्ट्री पैनल ऑन कर लेना। बाय डिफॉल्ट आपको पता है 11वां जो पैनल मैंने आपको बताया था वो हिस्ट्री का होता है, ये हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में अभी अगर आप गौर करो, मैंने एक फाइल ओपन की है, वो ये है, ये वही फाइल है जो मैंने ओपन की है। हिस्ट्री पैनल आपका जो भी एक्शन इसके ऊपर प्ले करोगे उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे हिस्ट्री पैनल को थोड़ा सा मैं लेंथ बढ़ा देता हूं। यहां पे अभी आपने क्या किया, एक फाइल ओपन की है, ये वाली फाइल है, ये लेडी मॉडल के साथ। अब आप अगर इस पे मैं ब्रश के स्ट्रोक लगाने लगा हूं, ये देखिएगा, ब्रश मैंने ऑन किया, जो हमने रिसेंटली सीखा, कलर मैंने यहां बता दिया, कोई ऐसा कलर जो डार्क शेड है ताकि आप उसकी प्रेजेंस नजर आए। ये देखिएगा, यहां मैं ब्रश लगा देता हूं,
क्लिक किया और यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। एक मैंने यहाँ क्लिक किया, एक शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये ब्रश जो आपने इसके ऊपर इंसर्ट किया है, क्या ये स्टेप बाय स्टेप पीछे आ सकता है? मुझे बताओ पहले कौन सा वापस करेगा? जो लास्ट है। अंडू यही करता है ना। अंडू क्या करता है, जो आपका प्रीवियस स्टेप है, जो अभी लास्ट एक्शन जो आपने परफॉर्म किया उसको रिवर्स करता है। मैं एक काम करता हूं, इसमें मजीद स्ट्रोक्स लगा देता हूं, साइज थोड़ा छोटा करता हूं। ये देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप, ब्रश के इस्तेमाल। क्लिक किया और यहां पे आके मैंने शेप के साथ क्लिक कर दिया। इधर भी मैंने क्लिक किया इस जगह पे, और क्लिक करने के बाद इधर शेप के साथ क्लिक कर दिया। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो इन स्टेप्स में जो मैंने परफॉर्म किया, मैंने 4 स्टेप्स में काम किया है, 4 डिफरेंट ब्रशेस लगाए, इनको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके आना हो तो क्या क्या करते हो आप लोग? कंट्रोल जेड ना। हिस्ट्री पैनल सामने है, हिस्ट्री की स्टेट सामने है, देखना क्या हो रहा है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये कहां से रिकवर कर रहा है? हिस्ट्री से। हाँ जी। और अगर आप उसकी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग और लोडिंग, वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जब अंडू हो रहा होता है वो कहां से रिटेन कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है? हिस्ट्री स्टेट्स। और इसकी ऑपोजिट की है रीडू। यहां से ना, क्या है? शिफ्ट कंट्रोल जेड। अच्छा, ये जो स्टेट्स हैं, ये कहाँ और किस तरह रिकॉर्ड करता है और कितनी करता है? एरिड मेन्यू में, अगर आपको याद हो, मैं प्रेफरेंसेस में कुछ रोज पहले शायद गया भी था, दोबारा उधर ही चलते हैं। इसमें देखिएगा परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का, और इसमें अगर आप गौर करो कितनी स्टेट स्टोर करने की गुंजाइश है? कितनी लिखी हुई? 50। इसका मतलब ये कितनी स्टेट्स को स्टोर करने का इसमें सेटिंग है? 50। क्या ये ज्यादा हो सकती है? क्या ये कम भी हो सकती है? और इसको मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये 50 इज ओके। ना ज्यादा करो ना कम करो। कम करते ही, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एडिटिंग करते हो और आपको रिक्वायर्ड हो गया स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना, बाद अगर एक्शन गलत हो जाता है तो उसको स्टेप पीछे जाने की आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए ना, वरना तो आपका काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगली करना। ये देखो, इसमें मैक्सिमम जो स्टेट्स आती हैं वो आती हैं 1000। 1000 फाइल्स ओपन होने तक, ओपन होने से जब तक आप काम करते रहते हो हर चीज रिकॉर्ड होती है। और कितनी स्टेट्स मेंटेन करता है? 1000। 1000 तो ना करना। होगा क्या इससे? आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की डाउन हो जाएगी। क्यों? ये सारी स्टेट्स रैम में स्टोर होती हैं, और रैम ही आपके सॉफ्टवेयर लोडेड है। फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, विंडोज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम में लोडेड है। तो रैम अगर आपने इस काम के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो क्या होगा डाउन आपका? परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। इसको कितना रखना चाहिए हमें? 50 इज ओके। लेकिन ऐसा भी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी आपने ना कर लेना कि इसको 0 1 कर दो, कम से कम 1 होता है। अब आप याद रखना, अगर कोई एक्शन कर दिया, एक एक्शन किया तक तो अंडू हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा पांचवा तो दूर की बात है। क्यों? हिस्ट्री डेट आपने क्या कर दी? प्रेफरेंसेस आपके लिए होती हैं, यूजर सेटिंग जिसे बोलते हैं। यूजर अपने लिए सेटिंग करता है, और ये कितनी होनी चाहिए? रेकमेंडेड इज 50। ना ज्यादा ना कम, 50 के करीब इज ओके। 20 तो रखो ना कम से कम। इतनी के रखो कि आप जब कोई काम कर रहे हो और अगर आपको अंडू करना पड़ जाता है, आपने थोड़ी देर पहले अरेज ही किया था और आप कहते हो नहीं यार ये तो खराब हो गया मामला, अंडू करने की ऑप्शन तो हो ना आपके पास। ठीक है,
तो आपने इसको कितना रखना है स्टूडेंट्स? वैसे तो इसको आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो स्लाइडर के थ्रू, जरूरी नहीं 50 रखना हो, आप बिटवीन आप 20 से 50 कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के हालात कैसे हैं। अगर तो आपका हार्डवेयर रैम कम है तो लाजिम बात है आप अंडूज इतने, ये अंडू असल में स्टेट्स होती हैं, हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, और हिस्ट्री स्टेट्स को मेंटेन आप अपनी जरूरत के मुताबिक एज ए ग्राफिक डिजाइनर जितना आप कंफर्टेबल हो उतना कर लो। 20-30 भी बहुत है, हमें इससे ज्यादा जाना पड़ता भी नहीं है। एक इमेज के साथ आप क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये किया वो किया ये किया वो किया, क्या कर लोगे? 20-30 स्टेट्स काफी होती हैं। तो आपने ये 40-50 के राउंड अबाउट इसको कर लिया करो। ये आपने, ये अगर अच्छा, अगर ये आपने 1 कर दिया तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। ये प्रेफरेंसेस में जाके हिस्ट्री स्टेट्स परफॉर्मेंस के अंडर होती है, इसीलिए परफॉर्मेंस के अंडर होती है, हेडिंग भी देखो परफॉर्मेंस ही है। और अगर आपने ये वैल्यू लो कर दी और लो करके ओके कर दिया, अब हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं एनी एक्शन, लाइक ब्रश का स्ट्रोक ही लगाते हैं दोबारा से। ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? क्या स्टेट रिकवर हो सकती है? क्या वो ऐसा आपको ऑफर कर रहा है? उसने बंद कर दिया अपनी ऑफर, वो कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है? वो तो आखिरी एक ही एक्शन को रिकॉर्ड उसने रख दिया जो लास्ट किया। अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा, आखिरी स्टेट को उसने रिस्टोर किया बस, आखिरी को, जो रेड आपने यहाँ एंड में लगाया था वो सिर्फ अंडू हो रहा, बाकी तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। क्यों? इसी स्टेट में रिकॉर्डिंग के लिए गुंजाइश ही आपने खत्म कर दी, आपने 1 कर दिया। तो ये कितनी होनी चाहिए? 50 के राउंड अबाउट उसको रखो। अब मैं अगर अंडू करना चाहूं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रोक, अब मैं क्या करूं? और इसके लिए एक चीज आपको फेवर कर सकता था वो टूल, और टूल जो मैं आपको करवाने लगा था, और टूल का नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसने आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देनी थी, लेकिन वो कब अवेलेबल होगी? जब हिस्ट्री स्टेट्स में आपकी एंट्रीज पड़ी होंगी, वरना इस टूल का कोई काम नहीं रह जाता। अब ये बताता हूं इस टूल ने क्या करना था अगर होता तो पहले तो एक मेहरबानी करनी है आपने इसके साथ, वो ये कि प्रेफरेंसेस में जाके परफॉर्मेंस में 40-50 अगर जितना कहा गया उतना तो रखो ना इसको, ताकि अगर आपको रिकवरी चाहिए उन एक्शंस की तो कर लो। लेकिन इतनी ज्यादा ना करना है, आ गया तो मैंने तो 1000 करना है, 1000 करके देख लो। थोड़ी देर के बाद देखना आपका सिस्टम ही जो है इतना स्लो हो जाएगा। क्यों? कि जब आप 24/7 मशीनें ऑन रखते हो और अपने उस पीएससी फाइल में ओपन करके काम कर रहे हो, सुबह हो शाम काम किए जा रहे हो तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। 40 अगर रखोगे 40 होंगी, और जब आपको 41वीं जब आप कोई एक्शन करोगे, जो सबसे पहले वाली वो निकल जाएगी खुद ही। ये भी कमाल की बात है, वो मेंटेन भी करता है उसको। अगर आपने उस, जिस तरह 1 की सूरत में क्या हो रहा था, पिछली 2 तो चली गई थी ना, समझ रहे बात? तो ये आपने इसमें एहतियात, और ये करने के बाद अब देखो अब क्या आपको एडवांटेज मिलने वाला है। दोबारा से देखो, क्लोज इसलिए कर रहा हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, मैं क्या करूं उसका। ये देखिएगा, मैंने अपने इस इमेज को या इस जेपीजी को मैंने लोड किया जिसपे मुझे वर्क करना था ये, और जैसे ही मैंने लोड किया हिस्ट्री पैनल सामने आपको बता रहा है कि पहला एक्शन क्या हुआ है जनाब, ओपन हुई है फाइल। और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं ब्रशेस का इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसको मैं कनेक्ट करूंगा अभी आपको किसके साथ? हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ। अब इसका फायदा देखो क्या, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रशेस के स्ट्रोक लगा के मैंने अपना टोटल एक्शन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये जी, मैंने ब्रश को लिया और इसका साइज मुनासिब सा करके मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ लाइक दिस। ओपेसिटी कितनी है? ओके, ये लो। हाँ, मॉड देखो पिन लाइट है। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, ब्रश का स्ट्रोक प्योर नहीं लगा। पिन लाइट, ये ऑप्शन है, ये सारे इसके मॉड्स हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल रखता हूँ, ये लो, चेक कीजिएगा।
अब मैं स्ट्रोक वही लगाता हूं, इस बार मैंने इसका मॉड ब्रश का नॉर्मल कर दिया। ये इनको ना मॉड्स को एक एक करके आपने अप्लाई करके देखिएगा। पिन लाइट ने देखा क्या किया कि काइंड ऑफ पर्पल शेड दे दिया, पिन लाइट, लाइट सा कलर उसका, लाइट सा वेरिएंट उसका। अब मैं दोबारा रेड ही रख रहा हूं, ब्रश ही को लिया है, अब देखो इसकी वेरिएशन कैसी आएगी। क्लिक, देन क्लिक हियर। फर्क है ना, दोनों थे रेडी। ये पिन लाइट स्ट्रोक लगा है ब्रश का, और ये नॉर्मल लगा है ब्रश का। और अगर आप इसी तरह एक्शन करते जा रहे हो, वो देखो हिस्ट्री पॉपुलेट हो रही है। और हिस्ट्री अगर आपको पॉपुलेट हो रही है तो आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे कैसे जाओगे और आगे कैसे आओगे, ये देखो। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ स्ट्रोक लगा दिया, मिसाल के तौर पे मैंने इसका कलर चेंज करके, जरूरी नहीं एक ही कलर के साथ आप वर्क कर रहे हो, डिफरेंट स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, साइज डिफरेंट, तो जो भी आपने करना है, ये देखो, ये आपने एक सिंपल सा एक ब्रश का स्ट्रोक ऐसे लगा दिया। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें से आपने जो रिक्वायर्ड है आपको, अच्छा, एक तो ये कि स्टेप बाय स्टेप पीछे आना हो, कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, स्टेप बैक, शिफ्ट कंट्रोल जेड, स्टेप फॉरवर्ड। समझ आ रही है दोनों में फर्क? लेकिन मुझे सिर्फ, अगर मैं आपको यह कहूं मुझे सिर्फ वो राइट वाला रिमूव करना है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, करने को मैं अरेजर टूल भी यूज कर सकता हूं, अभी आपको मैंने मैजिक बैंड भी बताया, मैजिक अरेजर बताया, उससे भी कर सकता हूं। लेकिन मैं टूल यूज करने जा रहा हूं, ये नेम इज हिस्ट्री ब्रश। ये पता क्या करता है, जिस जगह पे आप आके इस ब्रश का रोल ऑन करोगे, वो हिस्ट्री में से उसको पिक करके उसको रिमूव कर देगा। एक तो यार स्टेप बाय स्टेप पीछे जाऊंगा तो उसमें तो ये भी नीचे वाले भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे स्टार्ट में आपने शायद लगाया था या दूसरे नंबर पे शायद लगाया था। साइज बड़ा कर लो, ये लो, चेक करो। करने को ये आप काम कर सकते थे, आपको इसमें से ये खत्म करना है, ये लो। ये कहां से रिकवरी हो रही है इसकी, ये देखो, ये कहां से रिकवरी हो रही है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में से। ये है हिस्ट्री ब्रश। ब्रशेस की जो स्ट्रोक लगे होते हैं, अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप अंडू करोगे, हो सकता है कोई ऐसा ब्रश जो बीच में शामिल है उसको नहीं करना आपने, फिर क्या करोगे? वो भी तो हो जाएगा ना अगर अंडू करते जाओगे पीछे की तरफ। आपने हो सकता है ऐसा ब्रश का स्ट्रोक जो शुरू में आपने लगाया था, सिर्फ वो खत्म करना है, बाकी चाहिए। अंडू से तो वो भी चले जाएंगे साथ ही। हिस्ट्री ब्रश से आप किसी भी पॉइंट पे जो आपने ब्रश लगाया उसको आप अरेज कर सकते विदाउट डिस्टर्बिंग अदर ब्रश स्ट्रोक। हालांकि अंडू से वो आपने ये लगाया स्ट्रोक ब्रश से, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, मुझे ये वाला खत्म करना है स्ट्रोक, मैंने ऐसे लाइनें लगाई नहीं, समझ लो ऊपर नीचे, इसको खत्म करना है तो क्या करना है, अंडू, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी। लेकिन अगर हिस्ट्री ब्रश यूज करोगे तो आप इसको आराम से रिमूव कर सकते विदाउट डिस्टर्बिंग फर्स्ट एंड लास्ट थ्री। दिस इज हिस्ट्री ब्रश टूल। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो क्या, कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये लो, हिस्ट्री में जो ब्रश स्ट्रोक को रिकवर किया गया या रिमूव किया गया, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा हो गया है। ये देख रहे हो, ये यहां से आप स्टेप बाय स्टेप पीछे भी कर सकते हो इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। डिलीट की तो समझ आ गई है कि जिस पार्ट को आप डिलीट करना चाहो बीच में से निकल जाएगा, वो बीच में से भी कोई हो सकता है, आखिर से पीछे के भी हो सकता है। अब मैं आपको ये दो बटन का बताने लगा हूं। एक है कैमरा सा बना हुआ, ये है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, और एक आपका ये बना हुआ है। इन दोनों का इस्तेमाल भी देख लो, बड़े मजे का इसका इस्तेमाल है। एक काम करते हैं, मैं दोबारा से उसी स्टेट पे आ जाता हूं जिसपे था, ठीक है? आप वहीं पे चले गए, वे वो स्टेट है जब आपने इसको ओपन किया था। रिमेनिंग मैं दोबारा से इनको चलें डिलीट ही कर देता हूं, ये लो, दोबारा देखो,
आप बीच बीच में भी स्टेप निकाल सकते हो, तो फिर अंडू करते करते वक्त यहाँ आप हिस्ट्री ब्रश को यूज करते, वो अवेलेबल नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। अब मैं एक काम करके दिखाने लगा, जरा इसको इन दो बटन्स का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाने लगा। और हिस्ट्री शीट जो बड़े दिनों से सामने हमारे नजर आ रहा था, लेकिन हमने इस्तेमाल इसका कोई नहीं किया था, आज हमें कुछ इसका यूज समझ आना शुरू हो गया, हिस्ट्री शीट्स का इस्तेमाल क्या होता है। पहले तो उसकी प्रेफरेंस सेटिंग कहाँ होती है वो हमने देखा, फिर मैंने हिस्ट्री पैनल को सामने ओपन करके दिखाया, फ्रॉम स्टार्टिंग टू वर्ड्स, जैसे जैसे एक्शन कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहे हैं ब्रशेस के स्ट्रोक्स। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ये काम किया, ब्रश ऑन किया और यहाँ पे जाके आप स्ट्रोक का ब्लू स्ट्रोक आप यहाँ पे लगा देते हो, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया शिफ्ट के साथ, और एक और दूसरा डिफरेंट लगा देते हैं। और मैं आप पता क्या करने जा रहा हूं, मैं अब आपके स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेने जा रहा हूं। ये कैमरे वाला जो काम है ना, वो बताने जा रहा हूं कि होता क्या है इससे। हम ये चाह रहे हैं कि जो मैंने अभी ये एक्शंस किए हैं, 4 एक्शंस हुए हैं। पहली बार मैंने क्लिक किया, दूसरा मैंने उसको एक लॉन्ग उसका फ्लोट मैंने कर दिया। अब मैं इस सेगमेंट का लेने जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, स्नैपशॉट। इस हिस्से का मैं ये चाह रहा हूं कि ये उसी तरह वर्क करे जिस तरह ऊपर वाला आपका एक स्नैपशॉट ऑलरेडी जो ओपन करते वक्त होता है, वो स्नैपशॉट ले लेता है उसका, उसे बोलते हैं स्नैपशॉट लेना। आप अपना भी स्नैपशॉट करंट स्टेटस का भी ले सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ये स्नैपशॉट आ गया, ऊपर देख रहे हो, स्नैपशॉट आ गया। और अब देखो, मैं इंस्टेड ऑफ दिस स्नैपशॉट, मैं इस स्नैपशॉट के साथ काम करना चाह रहा हूं। अब पता क्या होगा, आपका ये वो स्टेट होगी जिसके ऑनवर्ड आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ये अब आपका ऐसा स्नैपशॉट है कि जिसके ऊपर अगर आप चाहो फ्यूचर में आप वापस आ सकते हो। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्रश का डिफरेंट वे में स्ट्रोक यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, लें जी, और पैसे हाई के साथ कर देता हूँ ताकि आपको फर्क समझ आए कि ये अब डिफरेंट वे में मैं इसको कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने एक्शन किया, फिर मैंने एक और काम किया, और ये देखो, ये जो हिस्ट्री स्टेट्स हैं रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन अब मैं उसको रिस्टोर करूंगा स्नैपशॉट नंबर 1 से। ये उस वक्त लिया जाता है जब आप वर्क कर रहे होते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, और आप डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर आप जहां आपकी तसल्ली हो रही है उसके स्नैपशॉट ले लो, जहां आप समझते हो अभी तसल्ली हो रही है कि ये यहां तक ठीक बन गया है, जो भी एडिटिंग करनी है। अब इसके बाद वाला एक्शन जो है उसके बारे में आप मेक श्योर नहीं हो, तो उसका आप स्नैपशॉट लेके रख दो। अब आप देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो, ठीक है, इसके मुताबिक आपके अब ये ब्रशेस के स्ट्रोक रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये इसके मुताबिक अब आपके हिस्ट्री ब्रश वर्क करेगा। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अगर मैं हिस्ट्री ब्रश को यूज करूंगा, कौन सा स्ट्रोक खत्म होगा और कौन सा नहीं होगा। हिस्ट्री ब्रश को अगर मैं यूज करूंगा तो कौन सा आपका हिस्ट्री में से उसको क्लीन करेगा, किसको नहीं करेगा। स्नैपशॉट आपने ये वाला लिया, ग्रीन एंड येलो, बाकियों को क्यों भाई, कोई समझ आ रही है कि कोई नहीं, ज्यादा तो नहीं आ गई, नींद आ रही है, छुट्टी करो। हालांकि मैं इसके ऊपर भी रोल ऑन कर रहा हूं, रेड एंड ब्लू पे नहीं कर रहा। क्यों, आप इस वक्त करंटली जो स्नैपशॉट लोड किया हुआ है वो वाला, जिसकी रिकॉर्डिंग उसने उठा के पिक कर ली है। क्या आपको इसकी समझ आई है। और अगर मैं आपको ये कहूं, ये जो करंट स्टेटस है इसको नई विंडो में लोड कर दो एज ए न्यू फाइल के तौर पे, न्यू प्रोजेक्ट के तौर पे, ये देखो बराबर वाला बटन, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट स्टेटस। ये लो, बराबर में देखो एक विंडो ओपन हो गई।
हुई है कि नहीं हुई? ये आपकी पुरानी वाली है जिसमें ये भी पड़ा हुआ था, और ये नई वाली है। और इसमें देखो, जो लास्ट वाला जिसका आपने कहा कि मुझे इसको नई विंडो में ओपन करके, ये इसलिए मैंने करवाया, हो सकता है आप इससे ऑनवर्ड कुछ इसके ऊपर एडिटिंग करना चाह रहे हो फोटोग्राफ के ऊपर। तो दो अलग अलग स्नैपशॉट्स हैं, एक ओरिजिनल वाला है, एक जो वर्क करके आपने उसको पिक करके नई विंडो में ओपन करवा दिया। अब इसके ऊपर वही, अब ये सेपरेट आपका डॉक्यूमेंट बन गया सब। ये अलग है ओरिजिनल वन, जिसमें दोनों आपके पास स्नैपशॉट पड़े हुए, ये भी और ये भी। क्या आपको हिस्ट्री की समझ आई थोड़ी सी? मैंने स्लोली स्लोली बताया है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि क्या करता है। अच्छा जनाब, अब टाइम कितना रह गया? 10 मिनट है। अब मैं आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश के बारे में बता दूं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या करता है? ये असल में नाम से जाहिर है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगाएगा। बाद आप कुछ फेसेस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप डैब करना चाह रहे हो, डैबिंग करना चाह रहे हो। डैबिंग का मतलब है उसके पिक्सल को डिस्टर्ब करके उस ऑब्जेक्ट के फेस को डैब करना चाह रहे हो। कोई वायलेंस हो रहा है, आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे, आपने उस इमेज को लोड करो, उसके उस पार्ट को क्या कर दो, डैब कर दो। ब्लर नहीं कह रहा, डैब कह रहा हूं। ब्लर भी है इसमें वैसे, लेकिन मैं डैब करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे एक मॉडल इमेज यहां से मैंने पिक किया और ये मैंने यहां लोड कर दिया। ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज में मैं इस मॉडल की आईज को डैप करना चाह रहा हूं और आईब्रोज को डैप करना चाह रहा हूं, काइंड ऑफ आर्टिस्टिक टच देना चाह रहा हूं। तो उसमें आपने जाना है आर्ट हिस्ट्री ब्रश में। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये स्टाइल्स आएंगे कुछ। क्या क्या स्टाइल का नाम लिखा हुआ है? टाइट शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लोकेट, मीडियम लूज, मीडियम लूज लॉन्ग, डैबिंग भी है। डैबिंग कर लें, डैबिंग पहले करते हैं। दिस इज डैब। डैब करने के बाद जितना साइज ब्रश का करना है वो आप कंट्रोल कर लेना। छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है आप बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो डैबिंग हो रही है जी। क्या किया? क्या हो गया इसको? हाँ, और मजे की बात, हिस्ट्री ब्रश। ये क्या है? आर्ट हिस्ट्री ब्रश। दूसरा क्या है? पहला हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश सिर्फ ब्रश के लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए भी है। क्या करेगा वाला? हिस्ट्री ब्रश क्या करेगा आर्ट हिस्ट्री ब्रश के साथ? क्या इसका कनेक्शन है? रिकवरी। वो स्टेट से नहीं आ रही है, वहीं से रिकवर नहीं हो जाएगा। ये साइज सिर्फ आइस को करना है, ये लो, बाकी डैब ही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके पास फैसिलिटी है कि अगर आप चाहो तो आप इन शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को आप ये सारा काम कर सकते हो। और अगर आप बचना चाह रहे हो कि वो सराउंडिंग के पिक्सल डिस्टर्ब ना हो जाए, टैब तो आप सारा कर लो। अगर आपको कहा जाए पूरे ऊपर जो फेस है पूरे को टैप करना है, साइज बड़ा कर दो और यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश को लोड कर लो जी, टैबिंग हो जाएगी। ये ये टैबिंग हो गई, फेस को ब्लर कर दिया गया। और अगर आप कहते हो कि मेरे पास सर कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें ये एक साइक्लिस्ट है जो ट्रेवल कर रहा है और मैं चाह रहा हूं इसकी सराउंडिंग जो है, वो जो सराउंडिंग का एरिया है मुझे नहीं दिखाना, मैं उसको नहीं बताना चाह रहा अपनी ऑडियंस को, व्यूअर को, कि कहाँ मूव कर रहा है। सराउंडिंग विजिबल है, आप उसको डैप करवा लो, आप उसको कर्ल करवा लो, आप इसको जो दिल करता है कर लो। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे डैबिंग करना चाह रहे हो तो उसको सिलेक्ट कर लो, सबसे आसान तरीका।
जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये है, ये एक मॉडल, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया सबसे पहले, ये लो, कोई टूल ले लो, मेखा में दिस वन इज ओके, क्विक सिलेक्शन लाइक दिस, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। हिस्ट्री पैनल को जरा भी साइड पे रखते हैं, ये लेयर है आपके पास, और इसको अनलॉक करना कर दो, और ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये साइक्लिस्ट शिप के साथ में इसको शोल्डर इसका रह गया है, ये वाला, ये लो जी। मैं इस साइक्लिस्ट का डैप करना चाह रहा हूं, जो निकालना है आपको पता है, ऑल्ट के साथ कर लीजिएगा, ये लो जी। इस मॉडल को डैप करना है या इसकी सराउंडिंग को डैप करना है? मॉडल करना है, इस सराउंडिंग को कर लें, सराउंडिंग को कर लें, तो हर चीज नहीं मानी जाती है। ये लो, राइट क्लिक करके क्या करूं, सिलेक्ट इनवर्स, और अब गो विद टूल नेम इज आर्ट हिस्ट्री ब्रश। डैबिंग करनी है, डैबिंग कर लो। अगर आप दूसरी ऑप्शन कर्ल्स की यूज करना चाह रहे हो, लूज टाइट ये वो, ये भी कर सकते हो, ये लो। देख रहे हो, अडू कर देते हैं, और इसको अगर आप टाइट शॉर्ट कर दो, ठीक है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए जिसमें आप सराउंडिंग को नहीं दिखाना चाह रहे, अपने को दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ, ये डैबिंग। और अगर आप समझते हो कि मुझे लेफ्ट वाला नहीं दिखाना, राइट वाला दिखाना है, गो विद हिस्ट्री ब्रश, रिकवरी ब्रश को भी हिस्ट्री ब्रश से प्रीवियस स्टेट्स को रिस्टोर कर सकते हो, और डैबिंग हो या कर्ल्स हो, क्योंकि आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, उसको भी आप स्टेप बैक कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए हो, गो विद दीज टूल्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप तो क्या करंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बाद का आपको कुछ ऐसे शेप्स इमेजेस जो अवेलेबल होते हैं जिसपे आर्ट हिस्ट्री ब्रश विद हिस्ट्री ब्रश और ब्रश इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंगली, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप समझ के करो तो बहुत कुछ हो सकता है इमेज के हवाले से। पिक्सल्स को अगर आप अप्लाई करके इसको देखना चाहो तो ये आपके पास अवेलेबल होता है। बाद अगर ग्राउंड्स आपने रखनी होती हैं, मॉडल को आपने प्रोमिनेंट करना होता है, बाद अवत आपने ग्राउंड विजिबल रखनी होती है, मॉडल को आपने जो है वो डैप करना होता है, फेस को डैप करना होता है। तो ये जैसे भी आप करना चाहो ये कर सकते हो। और दो इमेजेस अगर आपके ऊपर नीचे हो वो भी इसी तरह पेंट कर लो आर्ट हिस्ट्री ब्रश से। अगर आप रिकवरी कर रहे हो तो आप हिस्ट्री ब्रश से रिकवरी भी कर सकते हो। तो साइज वाइज उस हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना, ठीक है, और रिकवर भी आप कर सकते हो। बाद अगर कोई लेबल्स होते हैं, कोई लोगोज होते हैं जो आप उसको नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उस इमेज में से उसको टैप कर लो, कर्ल कर लो, जो आप पसंद करते हो उसको किया जा सकता है। जस्ट सेलेक्ट योर इमेज और फिर गो विद दीज टूल्स। आर्ट हिस्ट्री ब्रश से उस इमेज के पिक्सल्स जो आपके हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शन मौजूद हैं, इसको जैसे भी आप पसंद करो। बाद का आप ये टैपिंग के अलावा भी डिफरेंट अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, ये डिफरेंट है। लूज कर्व्स ले लो, सिलेक्ट कर लेना, उस जिसके ऊपर अप्लाई करना है, ये आपको जस्ट टोटली। और अगर आप इसमें से फेसेस को दिखाना चाह रहे हो, रिकवरी कर दो हिस्ट्री ब्रश, ठीक है।
बाद अगर आप पूरे इमेज में से कुछ हिस्से को आप इन कर्ल्स के साथ, डैबिंग के साथ आप कर लेते हो, रिमेनिंग को आपने दोबारा से विजिबल करना है, तो एक अच्छा आर्टिस्टिक टच भी आ सकता है। ग्राउंड के ऊपर आप वर्क कर लो, और साथ में अगर आपने फेसेस को भी इंक्लूड करना है कर लो, अगर आपने उसको रिकवर करना है तो भी किया जा सकता है। दिस इज